अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेजबान नदीहा एजाज और आज कुछ बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आगाज में हमारे हमसाया मुल्क के हवाले से। हमसाया मुल्क की बात ही क्या है भाई, भारत में अगर पटाखा भी फूटे तो उसका इल्जाम लग जाता है पाकिस्तान पर, और इल्जाम लगाने में हमारे जो दोस्त दुश्मन हैं वो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। फैक्ट जाने बगैर, सोचे समझे बगैर इल्जाम फौरन से पहले पाकिस्तान पर आ जाता है, फिर चाहे बात कुछ भी हो। हाल ही में सिद्धू मूसावाला का कत्ल हुआ, इल्जाम लगाया गया जनाब के असलहा ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भेजा गया। फिर पुलवामा हमले में भी इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान पर। उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ, मुंबई के ताज होटल पर हो, फिर भी कसूरवार कौन है? पाकिस्तान कसूरवार है। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि जो भारत है वो पाकिस्तान दुश्मनी में मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका है। बात करेंगे इसी हवाले से। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हुमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। बताइएगा, भारत में पटाखा भी फूटे तो इल्जाम लग जाता है पाकिस्तान पर, कितना अंधा होगा और भारत? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के हवाले से भारत अंधा हुआ है। ये बिल्कुल एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और स्कीम के तहत किया जाता है और उसके शाफाने आपको हर जगह मिलते हैं। तो चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन लैब हो, चाहे उनकी इलेक्टोरल कैंपेन हो, या उनकी कोशिश हो कि पाकिस्तान को रीजनल डायलॉग से बाहर रखा जाए, आपको हर जगह भारत इस तौर प्रोएक्टिव नजर आता है। सवाल ये है कि ये जिस तरह भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम से कल आउट करता है, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करता है, माशी दुश्वारियां क्रिएट करने की कोशिश करता है और एक प्रोपेगेंडा कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चलाता है, क्या पाकिस्तान उसको उसी तौर काउंटर कर पा रहा है या नहीं? मेरा ख्याल है अब सिर्फ सीना फूटने से काम नहीं चलेगा, हमें इन अहम सवालों के जवाब देने चाहिए। आपने देखा कि बावजूद इसके कि तालिबान एक नजर नहीं भाते भारत को, लेकिन जब उन्हें लगा कि यही नई रियलिटी है अफगानिस्तान की, तो दे वांट टू बी बैक इन द गेम, तो वो वहां भी चले गए, काउंसलेट भी खोल रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। यही सूरत हाल ईरान से भी है। इसी तरह उन्होंने अरब कंट्रीज को भी कल्टिवेट किया है और जो चाइना है उसके साथ भी आप देखें कि लद्दाख झगड़ा, उसका इंटरनेशनल कन्वर्जेंस दुनिया के साथ एक तरफ और ट्रेड वॉर दूसरी तरफ। तो मेरा ख्याल है कि हमने भारत को बुरा भला बहुत कह दिया, अब हमें मल्टी प्रॉन्ग काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आजकल की जो जंगें हैं वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती दीदी, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़ी जाती हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ी जाती हैं और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे लड़ी जाती हैं। तो हमें सोचना ये है कि इन फ्रंट पे जो भारत पाकिस्तान पे हमले करता है, क्या उनको काउंटर करने के लिए हम तैयार हैं? हुमा जी, अब अभी हमने देखा ना माजी में नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर चुकी है, चाहे मामला FATF का हो। हमने देखा कि कितनी पाकिस्तान की मुखालफत की जा रही थी भारत की जानिब से, आलमी फोरम्स पर भी पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते हैं। आप वजह फरमा रही हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना। शायद मोदी ज्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन पाक में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रवैयों में बहुत तफरीक नहीं थी। मोदी जरा बहुत खुलकर, बहुत ब्लेटेंटली खेल रहे हैं। सवाल तो मैं अभी ये उठाना चाहती हूँ अपने सुनने वालों से भी और आपसे भी कि क्या हम इन स्ट्रैटेजीज को काउंटर कर रहे हैं या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज जो हैं वो उतनी फाल नहीं है जितनी भारत की अटैक स्ट्रैटेजीज हैं। और मैं फ्रंट की बात नहीं कर रही, मैं कन्वेंशनल फ्रंट की बात नहीं कर रही, क्योंकि कन्वेंशनल फ्रंट पे अब जंगें होती ही नहीं है। अब तो जो अनकन्वेंशनल फ्रंट हैं, जो डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी है, हाइब्रिड वॉर है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, उसी जो लैंडस्केप है कॉन्फ्रंटेशन का और काउंटर करने का दुश्मन को, वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि हमें एक और बात भी देखने की जरूरत है, और वो ये कि दुनिया क्या कर रही है। तो दुनिया इस वक्त ये कर रही है कि चाइना से अमेरिका ने बातचीत की शुरुआत की है
क्योंकि अमेरिका में इस वक्त 40 साल में इतना इन्फ्लेशन हाई नहीं था जितना अब है, और वो इस तकलीफ को दूर करने के लिए चाइना के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन ठीक हो। तो अब हम एक मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं और उस मुख्तलिफ दुनिया के हवाले से रिस्पॉन्सेज जो है वो क्राफ्ट करने की जरूरत है। ये आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, हम एक दूसरे से आपस में बैठ के इंडिया को बहुत बुरा भला कह सकते हैं, इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होता। दूसरे फ्रंट हैं, दूसरे तरीक़ाकार हैं तो हुमा जी, चले मैं उसी बात पर आती हूँ। फिर क्या आपने बोला कि जो भारत जिस तरह से पूरे सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता है और मुल्क दुश्मनी पर उतरा हुआ है, और इस स्ट्रैटेजीज को काउंटर करने का वक्त है, उनको करना चाहिए, क्या पाकिस्तान इसमें कर सकता है? इस पूरे मामले का हल फिर आप क्या समझती हैं कि क्या होगा? क्योंकि भारत तो कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता ना पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का। मेरे ख्याल है डिफेंसिव की जगह फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म का इजहार करना चाहिए। और देखिए, मेरे पास उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है, लेकिन मैं एकेडमिशियन हूँ और मैं चीजें पढ़ती हूँ, तो मैं इस बात पर अपनी बात खत्म करूंगी कि एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि ये बात अहम नहीं है कि आपकी कहानी सच है या झूठ है, बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आपकी कहानी दिखती है या नहीं दिखती है। तो पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि क्या वो अहम चीजें कर रहा है कि जो पाकिस्तान की स्टोरी है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके खरीदार हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि बात अब सिर्फ पाकिस्तान की है या फिर हम मुसलमानों के अगर हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी पाकिस्तान और भारत के पूरे मसले के ऊपर, जिस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में अभी भी जो वो शहर हैं उनका नाम वही मौजूद है, जैसे कि हैदराबाद, फैजाबाद और इलाहाबाद के नाम बदलने का कहा जा रहा है इन इंडिया। इससे आप उनकी जहनीत का अंदाजा लगा सकते हैं। और हालिया दिनों में ही आप देखें ना कि जो नूरपुर शर्मा ने इतनी बड़ी जिसारत का मतलब है कि मुस्लिम अक़लियतों की तौहीन की जाए, मुसलमानों के गिर्द भी जो घेरा है वो निहायत ही तंग किया जा रहा है। तो ये वो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा, आपका आपने टाइम निकाला प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जो ज्यादतियां आपने की है ना अपने साथ ईद के मौके पर, अब देखा ना कितनी डबल मेहनत करना पड़ रही है। एक तो वैसे सेहत खराब हो गई, मैदे के पेट के मसाइल अलग अपनी जगह, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कंसर्न खवातीन के लिए कि जो वजन बढ़ गया है, और जो बेचारे पहले जिम जा जाकर और डाइट कंट्रोल कर करके वो सारा ईद पर ख्याल नहीं रखा, और 2-3 kg तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से खवातीन घर में और मर्द भी बढ़ा लेते हैं। तो अब क्या किया जाए? अब परेशान मत हो, अब जो होना था वो सो हो गया। हमने आपकी परेशानी दूर करने के लिए फिटनेस ट्रेनर रहमान को बुला लिया है। तो रहमान इज हियर विद अस इन स्टूडियो, तो हम रहमान से कुछ टिप्स लेते हैं। अच्छा, आज हम इस सेगमेंट में खास ये करने वाले हैं कि आपको खाने के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बताएंगे। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आप करके किस तरह से 15 दिनों में या महीने में अपना मैक्सिमम वजन घटा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली भी हो, नकली बातें हम नहीं करेंगे। तो रहमान, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वजन कभी नहीं बढ़ता? आप सच पूछे, एक बात मैं बताऊं, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं, बढ़ता मेरा भी है लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, जिप लगा लेता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार तुम बड़े फिट हो या तुम बड़े फिट हो, कुछ भी खा लो तो वजन नहीं बढ़ता, ये क्या जादू है? ये वैसे आप कहते हो कि मेरे साथ रहें, एक दिन गुजारे, आपको पता चलेगा कि मैं वर्कआउट क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे मैं कंट्रोल करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा, फिर आप कहेंगे ओ रहमान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो मैं चाहूंगी कि हम खाने का ऑब्वियसली पूछेंगे, लो कार्ब फूड के हवाले से, या खाने में क्या उनसे में मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है। लेकिन रहमान, यू हैव टू टेल एंड कन्विंस माय ऑडियंस के एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हम कीटो मील लगवा लें, हम लो कार्ब फूड लगवा लें, और उसके बाद बस हमें अपनी कमर ना हिलानी पड़े, हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े। ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बहुत गलत बात है। ऑन एयर बता रहा हूँ, यहाँ पे शो में जितनी भी बातें बताई जाती है प्रैक्टिकली, टू बी ऑनेस्ट, इसको नोट कर लें, आप सर्च कर लें, इंटरनेशनली भी आप सर्च कर लें, जितने भी पर्सन हैं, एथलीट हैं,
कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ना मैंने 2 डेकेड्स तकरीबन होने लगे 16 to 17 प्रोफेशनली वर्किंग, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आप खुद को झटका देते हो, आप खुद को अंडर प्रेशर करते हो, जब आप उस साइकिल से बाहर आते हो तो एकदम बूम ब्लास्ट, वो दोबारा वेट वहीं पे आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्लोली स्टेडली आपने एक रिदम को लेके चलना है, कभी भी वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये कोई भी, मैं लोगों को कहता हूं प्लीज इमोशंस के साथ मत खेलें क्योंकि दिल टूट जाता है उसके बाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, स्लोली आपने लेके चलना है और ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा क्यों नहीं बढ़ता, मैं क्यों इस तरह के शॉर्टकट में क्यों नहीं आता? रिदम के साथ, एक सिस्टमेटिकली साइकिल के साथ मूड भी अच्छा रहता है। और सबसे जो जरूरी बात बताओ, अगर आप फौरन वेट कट डाउन करते हो, रात की बात होता, जुड़ियां जल्दी आ जाती हैं, तो स्लोली चलेंगे, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्किन का भी ख्याल रखना, एकदम बूढ़े भी नजर। अच्छा रहमान, एक सवाल जो कि मैं सुन कर थक गई हूँ, स्पेशली मुझे लगता है ये हमारे एशियन कल्चर में ज्यादा है और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा है। खवातीन के पास ये एक्सक्यूज बहुत ज्यादा होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट बेबी बर्थ, अब तो भाई खवातीन पतली नहीं हो सकती, दुबली नहीं हो सकती, अब तो वजन नहीं घट सकता, अब तो यही है। तो ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। एक बहुत ज्यादा, आप डॉक्टर से बात कर ले, डॉक्टर आपको क्या कहता है, आप इंटरनेशनली भी जाकर देख लें, डॉक्टर ये कहते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी कि आप मूवमेंट स्टार्ट करें, आप थोड़ा सा रिदम दें, योगा करें। योगा फर्स्ट स्टेज होती है, इसके बाद आप थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रेनिंग में आते हैं। क्यों? आपकी स्किन स्टबर्न होती है, लूज होती है, आप उसको बैलेंस में लेके आते हो, फिर उसके बाद आप वेट में लेके आते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हो जिसको हम एरोबिक कहते हैं। उसके बाद 0.5 वेट पे आते हो। जब तक आप हिलोगे नहीं तो बरकत कैसे होगी? मूवमेंट होगी तभी वो स्किन जो है आफ्टर 3 मंथ वो फिक्स्ड हो जाती है। फिर और ज्यादा आपको सोच पड़ जाती है, आप मेंटली परेशान हो जाते हो कि ये अब होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, इसी सोच में वक्त गुजरता जाता है। मूवमेंट स्टार्ट करें। सिर्फ आप इमेजिन करके, मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसी कजन्स हैं तो भी कहती हैं, अच्छा सुन लेती हैं, यहां से सुन के यहां से निकालते हैं। ये मीन्स कि ये इंटरनेशनली एक इशू है। आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है। आई लॉस्ट 18 kg आफ्टर बेबी बर्थ और इन पॉसिबल है ना 5 months में आई एक्चुअली लॉस्ट 18 kg, जो कि कहना लग रहा है। और कोई ऐसा नहीं किया कि आप बिल्कुल फास्टिंग पे चले गए या कोई बहुत ही कोई ऐसी चीज कर दी आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ग्रेजुअली टेक्स टाइम, बट यू हैव टू मैनेज, वरना वो बहुत डिजास्टर हो जाता है। देखिए, ये चीजें आपने सुन ली, इन्होंने प्रैक्टिकली की, मैं प्रैक्टिकली करता हूं। जो मुझे जरूरत होती है वो चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं। आप ए से ए को क्रॉस करके डी पे नहीं आ सकते, आपने बी क्रॉस करना है, सी क्रॉस करना है, फिर आगे आना है। आपने एक टर्म ए से जी तक आ ही नहीं सकती, स्टेजेस है। मैं करता हूं पर्सनली, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं मोटिवेट करता हूं और जो डिसेबल पर्सन में जिनको मैं ट्रेन करता हूं, ये स्टेजेस आप इनको क्रॉस किए बगैर नहीं आ सकते। इसको आप लिख लें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, किसी भी शॉर्टकट में ना आए, उसका रिजल्ट पहले से ज्यादा बुरा होता है। ये जर्नली आप हेडलाइंस देखते हो, इनसाइड थ्योरी क्या है कि हमने देखना क्या है। एक पर्सन है वो सोचता है कि 45 मिनट मैंने कार्डियो करना है। अब 45 मिनट मुझे सूट करता है, ऑलरेडी मेरा लोअर पोर्शन हैवी है, ऑलरेडी एब्डोमिनल हैवी है, तो मैं 45 मिनट कैसे कर सकता हूं? 45 मिनट नहीं करना, 5 to 10 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट। लेकिन इसके साथ बॉडी वेट ट्रेनिंग भी आपने करनी है। अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कार्डियो करते जाएंगे तो बॉडी लूज होती जाएगी, सिर्फ आपके कैलोरीज बर्न होते हैं और कुछ हद तक आपका वेट कट डाउन होता है। अगर आपको आर्थराइटिस का इशू है, डेफिशिएंसी है किसी चीज की, तो ट्रस्ट मी कि ये तो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, आपके नी पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब नी पे प्रेशर आएगा, आपके स्पाइनल पे स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए 45 मिनट एक जो कॉन्सेप्ट लोगों का बना हो कि एकदम से 45 मिनट जो है ना हमने कार्डियो कर लेना, बस ये ट्रेडमिल रख ली है तो और बाकी चीजें नहीं छेड़नी, इसी पे वॉक करते जाना। अच्छा है, एक हद तक अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा। अच्छा रहमान, जो कि गर्मी का मौसम है, अगस्त के एंड तक, सितंबर के स्टार्ट तक ये थोड़ा सा बहुत रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम वर्कआउट के लिए, क्योंकि स्वेटिंग भी होती है और आप बहुत अच्छे से श्रेड कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में उससे स्वेटिंग नहीं हो पाती है। तो ठीक है, अच्छा तो है एक्सरसाइज करना, लेकिन ये टाइम बड़ा बेस्ट है। तो ये मिथ है या? नो 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 नो, एक दफा एक और नो, बिल्कुल नहीं करना। ये आप एग्जॉस्ट होते हैं जब ओवर स्वेटिंग होती है, आपके मिनरल्स और जो बॉडी के जो नमकियात है, सॉल्ट्स है, वो खत्म हो जाते हैं। आप ओवर स्वेटिंग के बाद जस्ट 20 सेकंड के बाद सिर्फ अपनी स्किन देख लो, बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, ढीली ढीली सी फील होती है। अगर आप स्वेट को थोड़ा सा इस तरह
टच करके देख लो, आपको लगेगा जैसे साल्टी है। मीन्स कि आप में डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। मिनरल्स, विटामिन सी, डिफरेंट विटामिन जो है ना, डेफिशिएंसी आपकी होती है। 99% ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है टोटली रॉन्ग है। मैं करता हूँ, लेकिन एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ, जहां तक मेरा दिल करता है। ओवर स्वेटिंग फील होती है, मैं क्विट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। इस मौसम में वेट कट डाउन नहीं होता, सिर्फ आप खुद के साथ जुल्म करते हो। एक हद तक आप करें और मिनरल्स का ख्याल रखना और है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो 70% इट्स अबाउट डाइट, और उसके बाद एक्सरसाइज और वर्जिश। चलिए 50-50 भी मैं कर लेता हूँ, दोनों भी कर लेते हैं। एक एवरेज है 50-50। 70% हम नॉर्मली यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा फैटी है या डेफिनेशन करनी है या मसल टोन अप करने हैं। फिर नॉर्मल पर्सन के लिए 50-50 अच्छा है। लेकिन जुलाई और अगस्त आपने एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर, कूल एरिया देखना, फिर वर्कआउट करना। ओवर स्वेटिंग में आपने नहीं करना। उसके बाद कोई भी मसल मूवमेंट करेंगे तो इंजरी का इश्यू हो सकता है। विटामिन का ख्याल रखना है इस मौसम में। विटामिन सी नॉर्मली ड्यूरिंग वर्कआउट आप इसको इंट्रा वर्कआउट के लिए पी सकते हैं। थैंक यू सो मच रहमान दैट यू जॉइंड अस, और इतनी अच्छी टिप्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे अबाउट फिटनेस। तो जनाब यहाँ पे लेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद विल जॉइन यू। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ, और कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, और हर इंसान के अपने अपनी तरह के शौक होते हैं, डिफरेंट नौयत के होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को चीजें कलेक्ट करने का, चीजें जमा करने का बहुत ही शौक होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग सिपियां जमा करते हैं, कुछ लोग क्वाइंस जमा करते हैं, कुछ लोग उनकी घड़ियों की कलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। और मेरे पास भी एक ऐसा बॉक्स मौजूद है जिसमें बहुत सारी टिकट्स लगी हुई हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं। वो मुझे लेटर्स जमा करने का बहुत शौक रहा, लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त आया कि लेटर्स का जमाना ही चला गया और खत्म हो गया, तो वो शौक वहीं पर रुक के रह गया। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करा रहे हैं जिनको बड़ी नायाब चीजें इकट्ठे करने का शौक है। इसमें पुराने सिक्के हैं, और इतने कदीम सिक्के हैं कि जो मैं इनसे पूछ रही थी बिफोर शो कि ये आपने कैसे कलेक्ट किए और आप कैसे पहुंचे इन तक। तो जनाब, इसके साथ साथ डिफरेंट करेंसीज के नोट हैं, टिकट्स हैं, और ना जाने क्या क्या है। शकील अहमद इज अ पर्सन हमारे साथ न्यू पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप शकील? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो शकील, बचपन में पहली मर्तबा आपको क्वाइंस जमा करने का शौक हुआ या कोई और शौक था? जी, पहली मर्तबा तो जो स्टार्ट लिया था वो कॉइन से ही लिया था, और वो उस वक्त तो इतने ज़्यादा सेंस नहीं थी, बट कुछ कॉइन से वो मेरे वाले साहब के दोस्त कनाडा से लेके आए थे, तो वहाँ से एक शौक पैदा हुआ था। अच्छा, तो ये तकरीबन जो आपने एक पूरी मेज सजाई हुई है, जी, कितने कॉइन्स हैं आपके पास इस वक्त? तकरीबन मेरी कलेक्शन में तो टोटल कोई 22,000 के करीब डिफरेंट कॉइन्स हैं। उसमें दुनिया में जितने भी ममालिक इस वक्त मौजूद हैं, और इससे पहले भी जितने ममालिक मौजूद थे, यानी जिस तरह ऐसे मुल्क थे जो अब ख़त्म हो गए या मर्ज हो गए आपस में, या कॉलोनीज रही थी, तो वो तमाम जितनी भी डायनेस्टीज और एम्पायर्स थी, वो सारी की सारी जो है ना, मैंने कॉइन्स कलेक्ट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से आप सिक्के जमा कर रहे हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 18 साल होने वाले हैं। 18 साल से आप मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। जी जी। सो डू यू फील गुड, सेटिस्फाइंग है? जी एग्जैक्टली, अपनी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के हवाले से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हॉबी है, और यही मेरा इसके पीछे मकसद भी यही था कि एक बड़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने स्टार्ट किया था, और बड़ी यूनिकनेस थी इसमें। और फिर मुझे हिस्ट्री और जनरल नॉलेज का बड़ा शौक था, तो उसकी वजह से जो है ना मैं अट्रैक्ट हुआ हॉबी की तरफ। फिर मैंने कॉइन्स से स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर मैंने करेंसी नोट्स भी जमा करने शुरू कर दिए, और फिर उसके बाद डाक टिकट्स, और फिर मैं फाइनली जो है मेडल्स की तरफ भी आ गया, डिफरेंट मेडल्स पाकिस्तान और पूरी वर्ल्ड से। सो टोटल जो आपने बताया कि आपकी टोटल कलेक्शन 22,000 है, या 22,000 सिर्फ कॉइन्स की कलेक्शन है? जी 22,000 सिर्फ ओनली कॉइन्स की है, जिसमें 5,000 के करीब मुख्तलिफ करेंसी नोट्स की कलेक्शन है, इसी तरह 700 के करीब अब नोट्स हमें दिखाना चाहेंगे थोड़े से जो आपके पास मौजूद है हमारे कैमरा में? जी बिल्कुल। अगर हम एंटीक्स कॉइन्स की बात करें तो मैंने कबल मसीह इनमें से सबसे कदीम कौन से हैं? जी, ये सबसे कदीम जो कॉइन है ना, वो इस वक्त इंडो ग्रीक जो कॉइन है, तकरीबन ये कोई
2200 साल पुराना है, यानी कि 200-250 कबल मसीह ये वाला कॉइन है। और इसी तरह जो है ये वाला कॉइन भी तकरीबन 2000 साल पुराना सिक्का है ये वाला। और 2000 साल पुराने कॉइन्स आप हमें दिखा रहे हैं। जी जी, ये आपने कहाँ से लिया? एक्चुअली यही मोस्टली जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इतने कदीम सिक्का जात आप कैसे कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो और शौक हो और आप उससे अपना पैशन और जुनून बना ले तो फिर रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। यूजुअली आम तौर पे वो चीज़ें आप 100 साल पुरानी चीज़ भी कलेक्ट करनी हो तो बड़ी मुश्किल लग रही होती है कि जिस चीज़ को 100 साल कदीम है तो उसको कैसे ढूंढेंगे। बट ये है कि ये पैशन और जुनून की वजह से जो है आप चीज़ों तक पहुँच जाते हैं। बात यहाँ पे सिर्फ 100 साल कदीम पुराने सिक्के की नहीं है, आपने तो 2000 साल पुराना सिक्का दोबारा से मैं निकाल के देख सकते हैं। जी जी, 2000 साल से भी ये ज्यादा निकाल कर हाथ में पकड़ सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल। तो ये जो एक्चुअली कॉइन्स की जो मुझे शौक हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि इसमें हिस्ट्री बहुत ज्यादा थी कॉइन्स में। तो हिस्ट्री आपने पाकिस्तान से कलेक्ट किया या कहीं ट्रैवल किया? मुख्तलिफ ममालिक से ट्रैवल तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, बट पाकिस्तान में रह के ही मैंने जो है ये सारे कॉइन्स जो है ना वो कलेक्ट किए हैं। अच्छा। ये वाला कॉइन है। अच्छा। ठीक है, 2000 साल ये कदीम सिक्का है। क्या बना हुआ? ये जी उस वक़्त का जो बादशाह है उसकी तस्वीर है, किंग जो उस वक़्त आर्टिक्यूटस। और ये चांदी का बना हुआ सिक्का है। उस वक़्त ज़्यादातर कॉपर, गोल्ड और चांदी इन धातों में जो है वो कॉइन्स जो है वो बनाए जाते थे। इसी तरह मैंने सारी जिस तरह मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर के सिक्के जमा किए। सब कॉन्टिनेंट से मुतल्लिक़ जितनी भी यहाँ पे एम्पायर और डायनेस्टीज़ रह चुकी थी। फिर यूरोप के अंदर जिस तरह रोमन एम्पायर थी और बेज़ंताइन थी, ऑटोमन एम्पायर है। 1400 साल पहले का भी सिक्का आपके पास मौजूद है जब दीन इस्लाम फैल रहा था उस वक्त में? क्या कोई 2000 साल पुराने भी सिक्के आपके पास है तो आई थॉट के जरा उसके थोड़ा बाद ये उसके असल में ना इस्लामी सिक्का हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कोई जारी नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया। बट उसके बाद जो फौरी तौर पे उमवी दौर था उस वक्त जो सिक्के जारी हुए थे वो उनमें से ये सिक्का है कि ये उस दौर करके दिखाएं जरा, इसको रोक के रखिएगा। ये उस दौर के सिक्के हैं, उमवी दौर के। और उसके बाद अब्बासी कहा जाता है सिक्के को? इसको उस वक्त जिस तरह करेंसीज का नाम होता था दिरहम, दिनार वगैरह, तो चांदी के यानी कि दिरहम और दिनार ये करेंसीज के नाम थे उस वक्त। तो यानी कि उसके बाद 1400 साल से लेके फिर थ्रू आउट जितनी भी मुस्लिम डायनेस्टीज आई, जिस तरह सल्तनत उस्मानिया है, उमवी हैं, अब्बासी हैं और इसी तरह मुगल और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी डायनेस्टीज आई मैंने सबके कॉइन्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्ट किए हैं। अच्छा, फिर आपने हिस्ट्री भी इनकी देखी? जी, हिस्ट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मैं इसकी हिस्ट्री को भी गो थ्रू करता रहा। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1948 से लेके जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो 1948 में पहली दफ़ा कॉइन्स पाकिस्तान ने बनाए। तो तब से पहला कॉइन कौन सा है हमारे पास? जी जी एग्जैक्टली। जब पाकिस्तान बना तो जो पहला सिक्का यहाँ पे जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जानिब से, तब से लेकर अब तक ये पहला सिक्का बनाया गया 1948 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये वाले सिक्के जो थे। और 1947 में एक साल जो है बरतानिया का ही बनाया हुआ सिक्का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। बाद में खुद अपना ये वाला सिक्का जो है इन्होंने इस्तेमाल, चांद तारे वाला। जी जी, चांद तारे वाला 1948 में पहली दफ़ा। तमाम कॉइन्स इसी तरह अगर हम यादगारी सिक्कों की बात करें तो पाकिस्तान ने 100, 500, 150, 100 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये के यादगारी सिक्के जो जारी किए थे। ये 3 सिक्के चांदी के हैं 100 और 150 वाले जो 1976 की सीरीज में जारी हुए थे और मुख्तलिफ मौकों पे वो जारी किए जाते थे। तो ये वाले तमाम ये मेडल्स भी आपके पास मौजूद हैं? ये मेडल्स आपने किनके? जी, ये मेडल्स जो हैं ये बेसिकली कुछ तो हैं ऑफिशियल मेडल्स थे, कुछ एजाजी मेडल थे जो मुख्तलिफ मौकों पे लोगों को दिए जाते थे। लेकिन उन्होंने आपको दे दिए? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि मेडल्स जो है वो एक नस्ल संभाल लेती है या कहीं किसी से मिसप्लेस हो जाते हैं। इवन जो है इमरान खान साहब का एक मेडल जो 1987 में उनको मिला था वो 10 साल पहले मेरी कलेक्शन में आया। तो अभी वो मैंने पीसीबी को डोनेट कर दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी में मेरे नाम और तस्वीर के साथ अभी म्यूजियम में वो डिस्प्ले हो गया। उस पर मुझे पीसीबी ने 3 अवार्ड्स भी दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पीसीबी गैलरी की मेंबरशिप। सबसे खास मेडल कौन सा है? जिस तरह मेडल्स की अगर हम बात करें तो ये बहावलपुर हमारी जो एक रियासत थी, नवाब बहावलपुर थे, तो उनका ये मेडल थे एजाजी जो उन्होंने जारी किए थे रियासत बहावलपुर ने। तो ये हाँ जी कोई 80-90 साल कदीम मेडल्स हैं। आप मुझे जवाब मैं जो पूछ रही हूँ मुझे
नहीं मिल रहा कि ये आप कैसे ढूंढ लेते हैं? जी क्या एक्चुअली सोर्सेज है, नेटवर्क है आपका पूरा? जी ये मैंने बताया कि जब पैशन जो है ना वो रास्ते आपको देखें, अब आप ये ना सियासी जवाब दे रही हैं, जो है ना जब कोई काम करना होता है ना तो ये टेक्निकल तरीके से आप तक पहुंचा है, लेकिन जवाब जो है वो थोड़ा सा मुझे आई एम श्योर कि इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं कि ये चीजें आप तक कैसे पहुंची हैं। जी ये असल में ना यही चीज है कि मैंने तो जब इसको सर्च करना शुरू किया तो तब तो आसान नहीं लग रहा था कि इन चीज़ों तक कैसे पहुंचा जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको बड़ा जुनून की हद तक मैंने चीज़ों को परस्यू किया कि मुझे ये चीज़ें अपनी कलेक्शन में ऐड करनी है, फिर मुझे जहाँ से भी पता लगा कि फलां बंदे के पास चीज़ पड़ी हुई तो मैंने उसको अप्रोच किया। नोट्स भी हैं आपके पास? करेंसी? जी करेंसी नोट्स भी हैं। करेंसी नोट्स में अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान के सबसे पहले ये जो पुराने करेंसी नोट्स हैं जो अर्ली पीरियड में पाकिस्तान ने जो है ये करेंसी नोट्स जारी किए थे, तो ये वाले करेंसी नोट्स हैं। इसी तरह पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड 250 ममालिक के करेंसी नोट्स मैंने जो है वो जमा किए, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो है ना वो हर मुल्क का जो है करेंसी नोट्स जो है ना वो आपको यानी कि मेरी कलेक्शन में जो है वो नज़र आएगा। तो ये सारी आपने अपनी कलेक्शन को किसी खास लॉकर में रखा हुआ है? ऑब्वियसली 18 साल की आपकी मेहनत है। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि ये मैं किसी म्यूजियम को डोनेट कर दूँ या गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है ना ऑन करे या किसी म्यूजियम बना दे, तो मैं ये सारी की सारी जो कलेक्शन है मतलब उसमें यानी कि ये कलेक्शन का अभी जो सिलसिला है ये थमा है, ये रुका है या ये नहीं? अभी तो कंटिन्यू है, बट अब मैं इसको जो है ना मतलब रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो चुकी है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको किसी म्यूजियम में जो है वो रखा जाए। क्योंकि मैं इसके अलावा क्या शौक है आपको? इसके अलावा तो बस यही है कि और भी कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जी मुझे कुछ स्टोन्स जमा करने का भी शौक है। स्टोन्स भी जमा करते हैं? जी पत्थर मैं जमा करता रहा हूँ, फिर मुझे पेंटिंग्स जमा करने का शौक भी रहा है। तो वो अम्मी बोली नहीं कभी कभी शुरू में, चले अब तो माशाल्लाह, लेकिन कहा नहीं कि बेटा क्या? शुरू में तो जाहिर सी बात है जी बड़ा तनकीदी सा रवैया था कि ये आप क्या कर रहे हैं, और ऐसी चीज जिसके बारे में ये भी कहा होगा बेटा रखने की जगह नहीं है, बस कर दो। जी एग्जैक्टली। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि घर बड़ा है, रखने की जगह पहले तो नहीं थी। तो शुरू में तो जाहिर है बड़ा एक अजीब सा लगता था क्या कर रहा है बेटा हमारा ना। हाँ जी, क्योंकि वो इससे पहले उन्होंने कभी वैसे भी कभी पाकिस्तान में इस तरह की कलेक्टर्स या इस तरह के थीम्स देखने को बहुत कम मिलते हैं कि लोग किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हो, जबकि यूरोप के अंदर या तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये चीजें बड़ी कॉमन है, वहाँ पे लोग कलेक्ट करते हैं, किसी न किसी हॉबी से अटैच होते हैं। बट पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये चीजें थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं कि अजीब भी लगती हैं। आई फाइंड रियली इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ये सब कुछ दिलचस्प लगा है जी और बड़ा मजे का लगा है जी। तो इसी तरह से जो है बस मकसद ये था कि उसके पीछे एक हिस्ट्री को जानना, नॉलेज गेन करना चीज़ों का। तो फिर मैंने एग्जीबिशंस करवाई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ से मैंने अवार्ड्स। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो बड़ी दिक्कत से बड़ी मेहनत से आपने हासिल की हो? इसमें जी जो कदीम सिक्का जात होते हैं ना उनको हासिल करना मुश्किल होता है, जो कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हों या 2000 साल से ज़्यादा पुराने हो। जिस तरह ये भी सिक्का मैंने दिखाया, ये बड़ी एक ही सिक्का 18 साल में मेरे पास पहुंचा है बड़ी मुश्किल के साथ, और बड़ा मैंने एफर्ट की इसी कॉइन को जो है ना, और इसकी यूरोप साइड पे उसकी मतलब वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ी एफर्ट के साथ ये कॉइन मैंने ऐड किया। तो ये है कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे करेंसी नोट्स भी हैं जिनकी कीमत लाखों में है, या उनके पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जिसमें 4 सिक्के पाकिस्तान के सोने के भी हैं। और चलें आप जरा ज्यादा नहीं बताएं क्योंकि इसके बाद आपने घर भी जाना है, तो अच्छे से पैक करके लॉक लगा के बैग को लेकर जाइए क्योंकि आपकी 18 साल की मेहनत है। शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आपसे मुलाकात करके। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, और जी हाँ, हम उसी माशरे का हिस्सा हैं आज भी जो कि ज़माने जाहिलियत से कम नहीं है। मैं बात शहरों की नहीं करूंगी, शहरों में शायद लोग पढ़ लिख गए हैं, तालीम हासिल कर चुके हैं, बहुत बेहतर मामला है, दो के अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले जाएं तो हमें शहरों की भी बहुत ही बुरी सूरत हाल दिखाई देगी। लेकिन एज कम्पेयर टू सिटीज, अगर हम थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएं और शहरों से बाहर जाएं, दूर दराज देही इलाकों में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि आज भी औरत पर कितना जुल्मो सितम हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं एक डेवलप्ड माशरे
की, एक कंस्ट्रक्टिव, एक प्रोडक्टिव माशरे की और एक मुल्क की, जहां पर आज भी बेटी को, औरत को बोझ समझा जाता है और 2 बेटियों या 3 बेटियों की पैदाइश के बाद उसी औरत को तलाक देने की धमकी दी जाती है या उसके सर पर दूसरी बीवी आने की बात की जाती है। तो क्यों है हमारा मुआशरा ऐसा आज भी? इसी हवाले से बात करेंगे सारिम बर्नी साहब, जो कि मशहूर समाजी कारकुन है, हमारे साथ मौजूद है। बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। कहने को तो हम जदीद दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा देखकर जो सलूक रवा है हमारी बच्चियों के साथ इस माशरे में। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इसकी वजूहात देखें आप। हम सब जो है ना मर्दों को कसूरवार जरूर ठहरा देते हैं, लेकिन मेरी निगाह में तो अगर औरत जुल्म में है, जाती में है, तो उसके पीछे औरत ही खड़ी हुई है, कोई मर्द नहीं है उसके पीछे। जो चीजें मैं अगर लंबी उसमें डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी मामलात के अंदर देख लें, बहू के हवाले से देख लें, गर्लफ्रेंड के हवाले से देख लें, XYZ किसी और हवाले से देख लें, पीछे उसकी औरत ही मौजूद है ना कहीं ना कहीं। अगर बेटी हो रही है या औलाद नहीं हो रही तो भी ताने उसको शौहर नहीं दे रहा, शौहर को जो है ना इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज कौन करते? उसकी माँ, उसकी बहनें, उसकी कजने। ज्यादातर मर्दों के पास ना टाइम होता है, अपने काम धंधे में लगे होते हैं, ना वो इन बातों को डिस्कस करते नॉर्मली अपने घरों के अंदर। ये अगर बातें डिस्कस होती है ख्वातीन ही के थ्रू होती है, सारी प्रॉब्लम शुरू और खत्म ख्वातीन ही से होती है। तो हमारी ख्वातीन को चाहिए कि ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें। जब एक खातून की बहू पिट कैसे जाती है जिस घर में सास भी होती है और नंदे भी होती है? कोई मुझे बता देना। जिस घर में जेठानी देवरानी भी होती है उसमें एक बहू पिटती कैसे? अब आप उसको चाहे कोई मुजरिम कह के पीट दें, कसूरवार बना के पीट दें, किसी भी हवाले से पीटने का तो अख्तियार नहीं है, उसको काटने का तो अख्तियार नहीं है, उसको जलाने का तो अख्तियार नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें और बातें हैं तो फिर सोचने की जरूरत है ना कि है तो मौजूद औरत ही घर में। आज के दौर में अगर आप देखें हर घर के अंदर मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। तो जिधर औरतें ही ज्यादा हैं उधर एक औरत पिट कैसे रही है, जुल्म जाति का शिकार कैसे हो रही है? तो हमारी औरतों को चाहिए कि दूसरी औरत को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर उस मियाँ को लगता है, ससुराल वालों को लगता है कि ये बेहतर नहीं है हमारे लिए, अच्छी नहीं है, बुरी है, XYZ कोई भी कहे, तो उसको तरीकेकार से जैसे इज्जत से लेके आए ऐसे इज्जत से उसको उसके घर तक रवाना कर दीजिए, ना कि आप उसके वहाँ फैसले करने शुरू कर दें कि इसको काट दो, इसको मार दो, इसको जला दो। तो ये चीजें जो है ना वो गलत ही और वो औरत ही को बदलनी पड़ेंगी। फिर अगर सास बुरी है तो आज तक यही क्यों सुनते आ रहे सास बुरी है? ससुर के बारे में कभी क्यों नहीं सुना है आज तक कि ससुर बहुत बुरा है या देवर बहुत बुरा है? एग्जैक्टली नहीं। और इससे अगली बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अब ये सास अपने आप जो आज बहू देख रही है सास बुरी है, तो उसकी बहू आके उसको क्यों कहती है कि सास बुरी है? तो ये अपने अंदर चेंज लाए ना आप दूसरों को क्यों बेहतर कर रहे हैं? आप अपने अंदर चेंज लाए। आपको सास बुरी मिल गई, आप एक वक्फा लें, वक्फे के बाद जब आप सास बनेंगी और आपकी बहू आएंगी तो आप अच्छी सास बन के दिखा दें। बिल्कुल बनी साहब, मैं तो यहाँ पे एक बात हमेशा करती हूँ कि दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करना खुदा के वास्ते छोड़ दें, लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करना छोड़ दें। कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, कौन कितनी बेटियां दे रहा है, कौन कितने बेटे दे रहा है, ये कैलकुलेशन करना जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, कि अगर हम ये बात मान लें कि हमारा बेटा अब अपनी अगली जिंदगी शुरू कर चुका है, तो मेरे ख्याल से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं जो कि हो नहीं पा रहे। दुख की बात है। और आप देखें ना कि इसकी एक बड़ी वर्स्ट मिसाल हमें मिलती है, बड़ा ही दिल खराश खौफनाक वाकया जो हुआ मियां वाली में, जो एक शख्स ने अपनी 7 साल की बच्ची पर गोलियां चलाकर उसको मार डाला। ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान खुलेआम हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं सर। देखें, बिल्कुल इसके मैं भी खिलाफ हूँ। बात एक, ये तो हमारी एक बात हुई ना कि ख्वातीन को चाहिए ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा अगर स्पीच कोई मर्द किसी के कहने में आके कुछ करता है या अपने जहन से ऐसा करता है तो उसको भी ऐसी सजा दे कि आइंदा कोई मर्द जरूरत भी ना करे किसी की बात सुन के या अपने दिल से किसी औरत को। मैं कह रहा हूँ ना, इसको हम अपना वो ना बना लें, अपनी अदालत। बहू लाने का, बीवी लाने का मकसद आपकी अदालत नहीं है वो कि आप जो चाहेंगे अब उसके लिए फैसला कर देंगे। आपको उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपके मुताबिक वो है, आप उसको अपने घर की इज्जत जीनत बना के रखें। आपके मुताबिक वो नहीं है, जिधर से आप लाएं उधर उसको रवाना कर दीजिए इज्जत से, वो जाने, उसका काम जाने। तो अगर आप घरों में अदालतें लगा लेंगे, फैसले कर लेंगे कि मुझे क्या चाहिए औलाद में और क्या नहीं चाहिए, या बीवी कैसी चाहिए, ये गलत आ गई और मैं इसको बस फारिग कर दूं, तो फारिग करने का तो अख्तियार आपको ना दीन देता है ना कानून देता है। कानून और दीन ने जो आपको अख्तियार दिया आप उसको इम्प्लीमेंट करें और आसान जिंदगी बनाए अपनी भी और दूसरे की भी।
वेरी ट्रू। अच्छा बनी साहब, एक और बड़ी बेकदरी है कि औरत को विरासत से आज भी महरूम रखा जाता है, क्या इस पर आप कमेंट करेंगे? देखिए, औरत को रखा जाता है, लेकिन कैसे रखा जाता है? आज नादरा का दौर है, हर औरत रजिस्टर्ड है, औरत के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकता कुछ भी। अगर औरत ऐसा फील कर रही है तो पहले जाकर के जो नंबरदार होते हैं या रजिस्ट्रार होते हैं मुख्तलिफ लोग नामों से अलग अलग सूबों में, तो उनको जाकर के जो है ना दरखास्तें दें कि जी हमारा जो है प्रॉपर्टी है, जब तक मैं खुद ना पेश हूं इसको ट्रांसफर ना किया जाए। वो धोखे से कराया जाता है सब कुछ, लेकिन वो चीज कानून में मौजूद है कि औरत का जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा। वो उससे दस्तबरदार होती है। अब मर्जी से होती है या धोखे से उसकी जगह किसी और को लाके खड़ा किया जाता है और ये करवाया जाता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन वो अगर पहले से इसको इन्फॉर्म कर दे ऐसे इदारों को जहां वो रजिस्टर्ड हैं, उनकी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, तो फिर जो है ना ये इस प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। कोई इस्तेमाल तो कर सकता है उनकी जगह को, बेच नहीं सकता उसको। हाँ, ये जरूर है आज भी, और ये गाँव देहातों में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कि बहनों की शादियां इसलिए नहीं कर रहे कि शौहर आ जाएगा और फिर हम इसको रोक नहीं पाएंगे, तो बहन को घर में ही सड़ा गला के खत्म करने पे राजी है वो कि ये खत्म हो जाए तो इसका हिस्सा ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आ जाएगा। तो ये चीजें जरूर हैं आज भी माशरे में, अफसोसनाक चीजें। लेकिन इसके लिए फिर वही देखें, बात आती है ना, वो एक औरत का हिस्सा खाया जा रहा होता है तो 20 औरतें उसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, और बड़े दुख की बात है। और आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे मौके पर मैं कुर्बान जाऊं, मुझे बिल्किस आपा भी याद आ रही है, इधी साहब भी याद आ रहे हैं कि आप देखें कि कैसे वो जो झूला, एक कितनी नन्ही बच्चियां, अभी मैं रिसेंटली सोशल मीडिया पर देख रही थी, एक बच्ची को रैप किए हुए तो कचरे में फेंका हुआ और उसको इस तरह से ईदी सेंटर ले जाया गया। तो कितना प्यारा काम कर गए आप, वो देखें अपनी जिंदगी में कितनी बच्चियां जिनको धुतकारा गया, जिनको फेंक दिया गया कचरे में पैदा होते ही, उनको वो पालते बड़ा करते, उनको नई जिंदगी वो देते। और जब ये काम का आगाज हुआ था, मुझे आज भी याद है, मतलब कि हम हमेशा से देखते हैं कि तब कितनी तनकीद की गई थी कि कितना गलत काम कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं, और 100 बातें ताने वो हुए। तो ये तो हमारी सोसाइटी, ये बेसिक एजुकेशन का जब लैक होगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा? देखिए, तनकीद से नहीं डरना चाहिए ना, लोगों से डरना चाहिए। अगर डरना है तो अल्लाह से डरें। अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। मैं जैसे आपने बच्चों की मिसाल दी कि झूलों में डाल जाते हैं, हमारे पास भी बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, हम भी ऐसे बच्चे बहुत आते हैं। लेकिन बात ये है कि ये लोग फिर बहुत अच्छे हैं, यकीन जानेंगे आप, जो लोग हम तक पहुंचा जाते हैं, ईदी तक के पहुंचा जाते हैं, वो लोग बहुत गुनाहगार हैं जो बच्चों को मार के फेंक देते हैं, कचरा कुंडियों में फेंक देते हैं, छतों से उछाल उछाल के फेंके गए बच्चे, मासूम न्यूबॉर्न बेबीज, वो लोग जालिम हैं जो अपने आप को इज्जतदार दिखा रहे हैं, जबकि अल्लाह बहुत अच्छी तरह वाकिफ है उनसे कि उनके क्या मुकाम है अल्लाह की निगाह में, लेकिन धोखा दे रहे हैं लोगों को। तो जब आपकी सोच ये हो जाएगी कि इनसे डरना है, उनसे डरना है और अल्लाह से नहीं डरना, तो फिर आप तबाही की तरफ तो जाएंगे। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट तो कैमरे का ही नहीं था, तो ये जो आजकल सीसीटीवी लगते हैं इसका तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। तो हमारी अम्मा कहती थी कि बेटा अल्लाह देख रहा है, कभी किसी की चीज ना उठाना, तो एक खौफ बैठा हुआ था। लेकिन आज अफसोस कि जब तक हम सीसीटीवी ना बिठा दे, आज अल्लाह का खौफ किसी को भी नहीं है, लेकिन कैमरा लगा होता है तो सब हाजिर हुए बैठे हुए होते, सीधे हुए बैठे होते, किसी चीज को नहीं छूते। तो ये कैमरे का खौफ ना रखें, लोगों का खौफ ना रखें, अल्लाह का खौफ रखें, सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें, उसी में आपकी और बन्नी साहब, अपने आसपास अगर हम कुछ देखें तो हमें मैं समझती हूँ कि अब हम इस दौर में रह रहे हैं कि खामोशी, वो कहते हैं ना कि जुल्म सहना भी अपनी जात पर जुल्म करने के बराबर ये मुतरादिफ है। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें उस पर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अभी की मैं मिसाल दूं, एक बच्ची मेरे पास आई है, 17 साल पहले अगवा हुई थी वो कराची से, और किसी बड़े अच्छे घर की, अभी हम उसके घर वालों की तलाश कर रहे हैं। उस बच्ची को एक दो बार उसने भागी वहां से, फिर पकड़ लिया उन लोगों ने, फिर अब की बार उसे, पढ़ी लिखी लड़की थी वो, उसने एक पर्ची पे लिख के इंग्लिश में कि उधर गांव के लोगों को ना समझ में आए, एक पड़ोसन को दी, पड़ोसन ने किसी आदमी को दी, वो लेकर के पर्ची थाने गया है और थाने वालों ने आया उसको वहां से रिकवर करवाया, घर वाले ढूंढे, नहीं मिले तो हमारे हैंडओवर कर दिया। तो ये मदद हमें सबको करनी चाहिए एक दूसरे की। हम सब वाकिफ होते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, किसको बांध के रखा है, किसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है,
लेकिन अगर हम ही आंखें बंद कर ले या हम कहें कि नहीं भाई नहीं हमें तो डर लगता है या हमें क्या जरूरत है उसके मामले, ये उसका मामला नहीं है, ये अल्लाह का मामला है। इसमें आपको आगे बढ़ना है। आपको अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इंसान कहते हैं इवन, तो फिर आपको बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सारिम बनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पर देखें ना हम कितनी आसानी से ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं। हर चीज का मलबा हम फौरन से पहले हुकूमत पर डालने पर तैयार हो जाते हैं। सियासी मामला से हम बाहर नहीं निकलते हैं। हर मुल्क का यहाँ पर जो हमारा बंदा है ना, जो बाशिंदा है, वो छोटा मोटा तज्जियाकार बना हुआ है और एनालिसिस कर रहा होता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन आप ये सोचेंगे किसी और पर तनकीद करने से पहले हमें अपने गिरबान में झांकना है कि क्या हम कुछ कर पा रहे हैं, क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने माशरे को बेहतर करने के लिए। तो ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे सवाल हैं जो हमें बिल आखिर अपने आप से पूछने हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ईद उल अजहा गुजर चुकी है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो है कि गुजरने नहीं पा रहे हैं। और मेरी टीम ने इतने मजे मजे के पकवानों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अल्लाह, मटन कढ़ाई, कोरमा, मगज पुलाव, व्हाइट कोरमा, मटन। क्या लगता है दिल कर रहा है आपको दोबारा से ये सब कुछ खाने को? ये सब कुछ हमने भाई अभी नहीं खाया, ये सब कुछ हमने ईद पर खाया और मुसलसल 3-4 दिन हमने खाया। और उसका नतीजा ये निकला है कि अब पेट में दर्द हो रही है, वजन तो बढ़ा ही है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, उसके साथ साथ दीगर जो मसाइल है सेहत के हवाले से उनमें भी हो चुका है इजाफा। तो अब जनाब सेहत का ख्याल नहीं रखा तो अब क्या करना है? डॉक्टर इदरीस हमारे साथ हैं इन कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपने भी ये सब कुछ खाया? छोड़ कहाँ सकते थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये अब बताएं मुझे, जब मैदा खराब हो जाता है या ये सारे मसाइल बनते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? सबसे पहले तो हमें शुरू से बात ये करनी चाहिए कि इन 3-4 दिनों में जो कुछ हमने खाया, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो चिकन को हुआ है। चिकन ने सुख का सांस लिया है कि ये 3 दिन जो है वो कम अज़ कम मेरी छुट्टी हुई है और मुझे कोई रेस्ट मिला है। एक्चुअली ये जो हम बीफ या मीट हम इस ईद पे ज़्यादा खा रहे होते हैं, ये हाई एनर्जी प्रोटीन होती है, जबकि जो हम वाइट मीट खाते हैं जिसमें चिकन है या बाकी बर्ड्स का मीट है, वो लेस एनर्जी होता है और वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। जबकि ये जो रेड मीट होता है ये ज़रा डाइजेशन में डिफ़िकल्ट होता है, इसमें फाइबर्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो डाइजेशन ईजी होती है। जबकि जब हम इसकी मीट की तरफ आते हैं, रेड मीट की तरफ, तो ये डाइजेशन में ज़रा स्लो होता है। जब डाइजेशन में स्लो होता है तो फिर ये अल्टीमेटली बॉडी से जब इवैक्यूएट होने में टाइम लेता है। और ये जो हमारा 3 दिन का स्केड्यूल होता है ना, तो इसमें तो मीट इस तरह से होता है कि ब्रेकफास्ट में भी मीट चल रहा होता है, लंच में भी मीट चल रहा होता है, डिनर में भी, और इस दौरान कोई ब्रंच आ गया, कोई मेहमान आप आ गए या कहीं चले गए तो वहाँ भी मीट चल रहा होगा। तो मीट इतना एक इनटेक हो जाता है कि जो मैदे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली क्या करता है मैदा, जितना डाइजेस्ट कर सकता है, बाकी को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। तो उससे फिर जो मसाइल बढ़ते हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए बहुत मसाइल बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर उनका शूट कर जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है वो लोगों की इंडाइजेशन में जो है डायरिया शुरू हो जाता है, या इसके साथ साथ उनको जो जिनका स्टमक वीक होता है, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनको एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी लोगों को, ये कॉलरा टाइप शुरू हो जाएगा। इस तरह के मसाइल फिर बढ़ जाते हैं उन लोगों के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखे ना क्या होता है, अक्सर मैं खानों पे जाती हूँ, दावतों पे जाती हूँ और देसी खाबे हम लोग खाते हैं। पंजाबी हैं, पंजाबी वैसे भी हाथ हौला नहीं रख सकते ना खाने पे अपना। तो ऐसा शख्स जो भाई नियर टू 100 kg है और नारे आगे मुरगन ग़िज़ाएं आ रही हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है पंजाबियों का, या शायद बाहर भी होगा कहीं, कि अब बस ग्रीन टी पी लो। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रीन टी, इतना सारा आपने फैट लेकर, इतना सारा गोश्त, मुरगन ग़िज़ाएं खाकर, अगर आप एंड पे ग्रीन टी महज पतले होने के लिए पी रहे हो और महज अपने आप को आप ये समझा रहे हो कि ये अब मेरा वो सारा हाई कैलोरी बर्न कर देगा, या मैं इससे मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, या मुझे मसाइल नहीं होंगे। सो डॉक्टर साहब प्लीज बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कितना दुरुस्त है या गलत है? ये हमारी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ग्रीन टी पी ली, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन टी तो एक आपने बात कर दी, वाकई वो इसी तरह से है कि देखें आपको बाकी डाइट में भी
एक इतदाल लाना होता है। हाँ। अगर आपने अपना वेट कंट्रोल में रखना है तो। लेकिन उसके साथ साथ जो हम दूसरा बड़ा जुल्म ये हमारे यहाँ किया जाता है वो कोल्ड ड्रिंक का कर दिया। कोल्ड ड्रिंक, यस। जैसे हम मीट लेंगे वो इतना गर्म होता है और फिर हम लेते भी गर्मा गर्म है कि वो जब धुआं उसमें से निकल रहा हो और बिल्कुल हाई हो, और फिर मीट इतना सारा उसमें मुख्तलिफ होते हैं, बारबेक्यूज भी हो सकते हैं, कढ़ाइयाँ भी हो सकती हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी हैं, तो उन लेते हैं और ऊपर से हम कोल्ड ड्रिंक चढ़ा लेते हैं। और जो कोल्ड ड्रिंक चढ़ाते हैं पहले ही जब हम इस तरह की डाइट लेते हैं उससे हमारा जो स्टोमक है वो एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी डाइट आ रही है जिसके अंदर खुद से फाइबर्स कम है और वो जरा हैवी डाइट है, मुझे उसको डाइजेस्ट करना है। एक तो एसिड पहले बढ़ गया, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में एसिड और ऊपर से डाल दिया। अब उस एसिड ने उस जो मीट हमने खाया उसको तो डाइजेस्ट करना ही करना है, लेकिन वो एसिडिटी की मिकदार या एसिड की मिकदार इतनी बढ़ गई है कि उसने जो स्टोमक की वाल्व्स हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी तो गोश्त ही है ना, जो हमारा स्टोमक है वो भी तो एक मीट ही है ना, तो वो उसको भी डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर हम थोड़ी बेचैनी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं, वो डाइजेशन नहीं आ रही होती, फिर वो हम कहते हैं कि हमें डिकार भी नहीं आ रहा, हमारी जो है वो जिस तरह आपने कहा कि जो नियर टू 100 kg है उसके लिए और मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका स्टोमक पहले ही हैबिचुअल हुआ होता है कि उसने ओवर ईटिंग करनी है, फिर ओवर ईटिंग के ऊपर हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो और मसाइल शुरू कर दिया। और अगर हमने ग्रीन टी पी है, अव्वल तो ग्रीन टी इन दिनों में लोग वैसे भी अवॉइड करते हैं, नहीं पीते हैं, वो कहते हैं बस ये 3 दिन हमें मिले हैं तो इसको हम नॉन स्टॉप चलते ही रहें। तो ग्रीन टी उम्मन लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि आपको वो जो डाइट है वो पहले एक हीट की तरफ लेके आ रही होती है, गर्म होती है, मतलब जो मीट हम ले रहे होते हैं, ऊपर से उनका कोल्ड चीजें लेने को दिल कर रहा होता है, तो वो फिर कोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं। अगर आपने ग्रीन टी पी भी है तो किसी हद तक इफेक्ट तो उसका भी आएगा ही आएगा, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर आपने डाइजेशन में इतदाल नहीं रखा और सारे काम आपने इस पे ग्रीन टी पे छोड़ दिए फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप मिठाइयाँ खा के और ऊपर से आप जो है वो शुगर फ्री टी ले रहे होते हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप पॉइंट पर पहुंच के मुद्दे पर। अच्छा, अब तक डैमेज हो गया, ईद कुर्बान गुजर गई, अब जो खाना था खा लिया, नाजुक लम्हे में नहीं हो सका कंट्रोल तो खाली मुरगन ग़िज़ाएं, अब हो गया डैमेज, अब पेट में दर्द और मसाइल और दीगर चीजें, अब क्या करना है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। एक तो हमें अब ये करना है, सबसे पहले तो हमने सब्जियों की तरफ शिफ्ट होना है। ठीक है, हमने अब गोश्त कितनी देर के लिए छोड़ना है वो बता दें। गोश्त तो अब देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं आप लोग दिल नहीं भरा इतना सारा गोश्त खाकर। नहीं, अभी फ्रिज में पड़ा है, अभी उसकी बारी आनी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं हुआ, अभी फ्रिज माफिया मांग रहा है कि इसको निकालो, तो अभी फ्रिज में पड़ा है, अभी हमने उसको चलाना है अभी कुछ अर्सा। लेकिन अगर आप गोश्त और नेक्स्ट दिनों में खाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कि गोश्त को सब्जी के साथ मिक्स करके पकाएं। और सबसे बेहतरीन सब्जी जो इस मौसम में है वो कद्दू की सब्जी होती है। अगर कद्दू को आप गोश्त के साथ बनाते हैं तो वो जो उसकी हीट है वो इतदाल में आ जाती है। जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हदीस नबवी भी है कि हम जो खजूर की गर्मी है उसको हम खीरे की सर्दी से इतदाल में लाते हैं। इस तरह और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि जब आप गर्म चीज़ें खा रहे हो तो कुछ साथ ठंडी ऐड करें ताकि वो इतदाल में आ जाए। तो सेम इस तरीके अगर आपने गोश्त अब इस्तेमाल करना भी है तो सब्जियां उसमें लाजमी ऐड करें। उसमें कद्दू बहुत बेहतरीन है, टिंडे हो सकते हैं, इसके अलावा शिमला मिर्च हो सकती है, इस तरह की चीजें जो है वो आप ऐड करें। देखें डॉक्टर साहब, अभी आम फलों का बादशाह और बादशाह सलामत जब मौजूद हो तो किसी के घर में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आम भी मजाल है कि मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हम कोई एक आम खा लें, मतलब वो किलो के हिसाब से हमने खाना होता है। वो टेस्ट ही इतना होता है ना, रुकता ही नहीं याद टेस्ट। और आम के साथ भी अब देखिए, अगर हमारा पुराना कल्चर देखें तो हम आम के साथ दूध की लस्सी लाजमी पीते हैं। ये एक कंसेप्ट होता था हमारे पुराना। हाँ, क्या वो पिंपल्स ना निकल आए और वो ना, वो ये कहते थे कि आम गर्मी को जो है ये ठंडी लस्सी के साथ हम उसको मॉडरेट, ये बहुत बेहतरीन है। मतलब उससे ये है कि वो कहते हैं कि जो उसका आम का इफेक्ट आना होता है, क्योंकि ये जो इस तरह की डाइट होती है ये एनर्जी रखती हैं। अब एनर्जी को अगर आपने सही मायनों में यूटिलाइज करना है तो फिर उसको पहले मॉडरेट करना पड़ता है हमें। अदरवाइज हाई एनर्जी जो भी होती है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाती है। जैसे भी हमने मीट की बात भी की ना, मीट एक हाई एनर्जी फूड है, उसको हमें लेना चाहिए और उससे हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। कच्ची लस्सी वगैरह का इस्तेमाल तो वैसे भी हम रूटीन में अब कर सकते हैं, तब तो वैसे भी गुजर चुकी है, तो अगर हम रूटीन में अपने खाने के, लेकिन करना किस टाइम चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाने के साथ, खाने के बाद, क्योंकि खाने के बाद तो पानी पीना अभी मना है ना।
देखिए, ये जो अभी आपने बात की ना, जैसे आपने पहले कहा कि अब हमारा मैदा जो है वो खराब हो चुका है, अब क्या करना है। जो मैंने पहले बात की कि ये एसिड जो है हमारा बढ़ चुका है, एसिडिटी मैदे के अंदर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमें मैदे में गर्मी महसूस होती है, हम तकलीफ महसूस करते हैं, या पेट में दर्द या जलन या इस तरह की चीजें जो महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम ये दूध या डेयरी प्रोडक्ट में से दही और लस्सी की तरफ आते हैं, तो हम उन चीजों को जो डैमेज हुआ उसको रिकवर कर सकते हैं। और दही लस्सी का जो आप इस्तेमाल कर रही हैं, वो अगर आप निहार मुंह करते हैं, खाने से आधा घंटा पहले करते हैं, चाहे शाम का खाना है चाहे सुबह का खाना है, तो वो उसके लिए बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि वो जो एसिडिटी होती है, एक अगर आपने पढ़ा होगा कि एसिड जो होता है उसको नलिफाई करने के लिए हमें बेस की जरूरत होती है, या उसको हम अल्कली कह सकते हैं। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और दूध हैं, ये बेसिकली अल्कलाइन फूड्स होते हैं। अल्कलाइन फूड्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये उनका एक्शन कैंसिल करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमें उसके लिए दूध, दही, खाली दूध भी आप ले सकते हैं। और ये अब बरसात का मौसम है, या ये जो हमारा इस नमी का मौसम होता है, इसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, पानी की वैसे भी कमी हो रही होती है, इसमें मशरूबात की तरफ ज्यादा आना होता है। तो इसमें आप नींबू पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो एक तो डिहाइड्रेशन भी कवर हो रही होती है, और साथ जो एसिडिटी आपकी बढ़ गई है। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप गर्मी कंडीशन में होते हैं तो आपको कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता, भूख भी खत्म हो रही होती है, वो भी इससे बेहतर हो जाती है कि अगर आप लस्सी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं। और एक और चीज बढ़िया है कि मीठी लस्सी को अवॉइड करें, नमकीन लस्सी को ज्यादा। मीठी लस्सी पीकर तो वैसे ही लोग सुबह सुबह के टाइम नाश्ते में कैसे सो के उठे मीठी लस्सी पीते फिर सो जाते हैं। सो उसका इतना उसकी गुलूदगी और उसके वो असरात होते हैं, और मजे की भी वाह लजीज भी हद की होती है। तो चलें कोई नहीं, कभी कभी ठीक है, छुट्टी वाले दिन ठीक है, रोज रोज की जो है ना इससे शौक वो आपको भारी पड़ सकते हैं और सेहत का नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर इदरीस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। लेंगे प्रोग्राम में ब्रेक, ज्वाइन करते हैं आपको। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहती हूँ। और हमारी जनाब जो हम माशरा, हम एक जब बढ़ता है, ग्रो करता है, मुल्क हमारा तरक्की करता है, तो उसका दारोमदार किस पर होता है? उसका दारोमदार होता है हमारी नौजवान नस्ल पर, जिसकी तरबियत अगर अच्छी हुई होगी, जिनका बचपन अगर अच्छा गुजरा होगा, जिनको वैल्यूज अगर सिखाई होंगी, जिनके बेसिक पर अगर हमने काम किया होगा, तो यकीनी तौर पर हम एक अच्छा माशरा तश्कील देने में कामयाब हो सकते हैं, हम एक अच्छी कौम बन सकते हैं। तो जनाब क्या वजह है कि गुजरते वक्त के साथ साथ जो बच्चों के हमारे रुझानात हैं, जो उनकी तरजीहात हैं, जो उनके अखलाक हैं, वो इतने बदलते जा रहे हैं? एंगर इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, जहां हम पहले बड़ों की बात करते थे इस हवाले से, वो बच्चों में भी हमें अब नजर आता है। ऑब्वियसली एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ये चीजें ट्रांसफर कर रही है। हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, हमें अपना अच्छा माशरा कैसे तश्कील देना है, तो इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वालिदैन जो हमारे मुल्क के, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बात करेंगे इसी हवाले से। डॉक्टर अब्दुल हसन, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। मेरा पहला सवाल आपसे, बच्चों की तरबियत कैसे करे वालिदैन? देखिए, बच्चों की जब बात आती है तो बच्चे हमारे पास डे वन से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे नहीं है तो आप मियाँ बीवी हैं, जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अब आप मियाँ बीवी नहीं, अब माँ बाप हैं। तो माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत में बेहतरीन रोल प्ले करें। बच्चों की तरबियत माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखिए, स्कूल कॉलेज आपको तालीम देता है, तरबियत नहीं देता। तरबियत सिर्फ वालिदैन ही देते हैं। अब वालिदैन ने जब तरबियत देनी है तो आपने ये देखना है कि वालिदैन बच्चों के साथ किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो सीखना पड़ेगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के लिए उनको किस तरह से लेकर आगे बढ़ना है। बच्चों को वालिदैन की सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। बच्चे सबसे ज्यादा एक्शन को लर्न करते हैं। आप अपने बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं तो आपके एक्शन जो है वो बच्चों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जो वर्ड्स हैं वो कम से कम हैं। जब तक पेरेंट्स अपने एक्शन नहीं देंगे उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होगी। दूसरा, बच्चों की ना साइकोलॉजी को समझे। बच्चों के लिए बेटा है, बेटी है, उनके लिए जो मेंटोर, उनके लिए जो हीरो, उनके लिए जो आइडियल है वो माँ बाप हैं। अच्छा, अब जब माँ बाप हैं और अगर माँ बाप मियाँ बीवी होते हुए कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और माँ ये कह देती है ये बाप जैसा है, इसका बाप ऐसा है, तो बच्चे के जहन के अंदर जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो जो लर्न कर रहा होता है वो कहते हैं कि अच्छा, अगर माँ ये बात कर रही है तो माँ भी हीरो है,
जो है वो मेरा आइडियल है, तो बाप इसका मतलब है कोई कमी कोताही है। तो आप ये देखें किसी एक वर्ड से आप अपने बच्चों के अंदर किस तरह से तब्दीली लाते हैं। तो माँ बाप का आपस में तालमेल होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप बच्चों को प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है, पहले माँ बाप बड़ा अपने बच्चों को डरा कर रखते थे अपने आप से। आजकल के पेरेंट्स ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया है बच्चों को, तो डर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए मिस नबिया, जो डर है हेल्दी डर, सेहतमंद डर जो होना चाहिए। आप ये देखिए ये जो वैल्यू सिस्टम है ये बेसिकली डर ही है। आप किसी भी रिलीजन को ले लें, रिलीजन आपको कहता है आपने ये करना है, ये नहीं करना। ये जो करना है वो आपको आपका रिलीजन जो है ऑर्डर कर रहा है, और नहीं करना वो भी ऑर्डर कर रहा है। मुझे बताएं, और फिर पनिशमेंट भी है, आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं। इसी तरह से जब वालिदैन अपने बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को ये बात बताई जाती है। आप ये देखिए हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँ बाप का रिलीजन अडॉप्ट करते हैं बगैर कहे, सिर्फ माँ बाप के एक्शंस को देखते हैं। और आप ये देखें बच्चों के अंदर एक हेल्दी डर होता है कि अगर हम इस रिलीजन को या इस रिलीजन की जो लर्निंग है उससे हटे तो कितना बड़ा जो है कुछ गलत हो सकता है। तो इसका मतलब ये हेल्दी डर है जो बच्चों को सिखाता है। तरबियत के हवाले से बच्चों के अंदर हेल्दी डर जब तक नहीं होगा बच्चे ग्रो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। डर रखें, और डर क्या है? डर हेल्दी है। आप उसमें ये देखें, हमने जो चीज़ बदलनी है वो बदलनी क्या है कि बच्चों के साथ जब आप बात करें तो बच्चों को एनकरेज करें। हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, बच्चों को बुरा भला किया जाता है, स्नब किया जाता है। हम एनकरेज नहीं करते। एनकरेज आप बच्चों को करें, आपके बच्चे हैं ना तो आप एनकरेज करो इस तरह इस तरह इस तरह। तो आप ये देखें आपके बच्चों के अंदर जो सलाहियत है वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, लिमिट्स रखें। आपका बच्चा जो है उसको लिमिट को क्रॉस नहीं करे, ये आपने ही उसको सिखाना है। जब आप उसको ये बात सिखाते हो तो बच्चा आपकी एनकरेजमेंट से, आपकी लर्निंग से बहुत अच्छे तरीके से अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर। अच्छा, बच्चों का इंटरेस्ट देखें। बच्चे अमूमन मैंने ये देखा है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ हैं, स्विमिंग की तरफ हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी मशगले की तरफ है तो बच्चे उसको लर्न करते हैं। और अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो आप बच्चों को वो करने दें। ये ना समझे बच्चे थक जाएंगे। बच्चों के अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, वो हर वक्त हर काम कर सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। आप उनको लिमिट नहीं करें, और जब बच्चे थक जाएंगे ना तो वो खुद ही सो जाएंगे। तो परेशानी वाली बात नहीं। जो चीज़ बचानी है, बच्चों को ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाएं। स्क्रीन टाइम बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कितना होना चाहिए? 2 घंटे। 24 घंटों में 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे से मुराद ये है कि अगर बच्चे ने सुबह आधा घंटा आईपैड या मोबाइल का इस्तेमाल किया है और दोपहर में आधा घंटा किया है, रात में आधा घंटा किया है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना 24 घंटों में 2 घंटे का टाइम जो है वो ले लिया है। और मुसलसल भी अगर 2 घंटे बैठता है तो उसके बाद इजाजत ना हो कि ये मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड की तरफ जाए। 2 घंटे से ज्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह है। वो बच्चों के अंदर जो है मेंटल जो इलनेस है या प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करता है। तो बच्चों को स्क्रीन टाइम कम से कम कोशिश करें कि वो ना हो। आप रोक दें स्क्रीन से। आप देखें आपके बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटीज में जाएंगे, लर्निंग एक्टिविटीज में जाएंगे, वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा सीखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबुल हसन फॉर ज्वाइनिंग अस नियो पाकिस्तान, और बड़ी अच्छी टिप्स दे रहे थे डॉक्टर अबुल हसन। और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।